तो 3 कारण डिप्रेशन के होते हैं। बायोलॉजिकल, जो दिमाग के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर से जिसका रिलेशन है। साइकोलॉजिकल, मनुष्य की अपना किसी समस्या को समझने की कैपेसिटी कैसी है और उस पर वो कैसे रिएक्ट करता है। और तीसरा सोशल फैक्टर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सोशल फैक्टर में अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो वो अवसाद की अवस्था में जा सकता है। आम भाषा में जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या इस तरह की जब बातें होती हैं तो पहला सवाल लोगों का यही आता है कि क्या ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो जो मैक्सिमम जो यूथ है या जनता है वो डिप्रेशन को ब्रेकअप से क्यों जोड़ देती है? देखो ये तो सर, जैसे आप साइकियाट्रिस्ट हैं और डेली आप पेशेंट्स के साथ आपका मतलब वास्ता होता है, कनेक्शन होता है, तो सर जो मेजोरिटी आपके पास पेशेंट आते हैं वो किस तरह के पेशेंट आते हैं? साइकियाट्री में जो हमारे पास तक पहुंच रहा है वो पहले ही बहुत परेशान है, वो कई जगह दिखा चुका है, तो सीवियर केसेस ही ज्यादा आते हैं। इसलिए साइकियाट्री में डिसऑर्डर बोलते हैं, डिजीज नहीं बोलते हैं। चीजें ऑर्डर में नहीं है, काउंसलिंग से, मेडिसिन से चीजें ऑर्डर में आ जाती हैं तो जिंदगी सही चलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर मोहित सैनी। सर साइकियाट्रिस्ट हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ पर, और साथ ही सर वहाँ पे अभी एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं और साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ पर्सन भी हैं। तो सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने कीमती समय दिया अपना। थैंक यू गौरव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वैसे एक डॉक्टर काफ़ी बिजी रहता है और अगर आप श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने सर को वहाँ पे देखा होगा। तो आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन आपने आमतौर पे बहुत सुना होगा, जनरली सुना होगा, अपने दोस्तों से सुना होगा, फैमिली से सुना होगा। तो आज सर से पहला सवाल सर आपसे यही करते हैं कि आम भाषा में सर डिप्रेशन क्या होता है? गौरव, डिप्रेशन एक डिप्रेशन मानसिक समस्या के अंदर आता है। जी सर। और आम भाषा में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन हम किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। कभी कभी आम इंसान या हर प्रकार की मानसिक बीमारी को डिप्रेशन बोल देता है। जी सर। लेकिन डिप्रेशन एक खास प्रकार की बीमारी है जिसका संबंध मनुष्य के इमोशन से, भावनाओं से होता है। अगर किसी कारणवश भावनाएं, इमोशन हमेशा लो रहने लगे और किसी काम में इंटरेस्ट ना रहे तो डिप्रेशन का एक कोर होता है। जी सर। कि काम में इंटरेस्ट ना आना और मन का उदासी रहना, गिल्ट फीलिंग होना, निराशावादी ख्यालों का मन पे हावी रहना और हमेशा हावी रहना, डिप्रेशन का इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब रहता है। जी सर। तो सर ये डिप्रेशन होने का सर क्या कॉज होते हैं, रीजन क्या होता है इनका, क्यों डिप्रेशन होता है किसी को? किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या के 3 कॉज माने जाते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। जी। बायोलॉजिकल कॉज आते हैं मनुष्य के ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित। जी। साइकोलॉजिकल कॉज आते हैं कि मनुष्य के सोचने और समझने के तरीके को लेके, कि किसी समस्या को लेके वो किस प्रकार से उस पर रिएक्ट करता है। कुछ इंसान अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ गए हैं तो मन पे ज़्यादा नहीं लेंगे, कुछ टाइम के बाद जिंदगी में आगे बढ़ने लगेंगे। कुछ मन पे अगर उस चीज़ को बहुत हावी कर लें तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन की समस्या में बदल सकता है। सोशल फैक्टर्स आते हैं कि जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी सर। और डिप्रेशन का पूरा संबंध एक्चुअली कनेक्शन से ही है। अगर कनेक्शन कहीं ना कहीं किसी तरह से लूज होता है या कट जाता है किसी चीज से, तो उस कंडीशन में मनुष्य अवसाद की अवस्था में जा सकता है। जैसे मान लिया किसी की जॉब सही चल रही है, जॉब से कनेक्टेड है, अचानक से जॉब चली गई जी, तो वो अवसाद की अवस्था में जा सकता है। किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, वो अचानक से ब्रेकअप हो गया तो वो अवसाद की अवस्था में जा सकता है। कोई डेथ, कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस वाली बात, तो वो धीरे धीरे अवसाद की अवस्था में जा सकती हैं। तो 3 कारण डिप्रेशन के होते हैं। बायोलॉजिकल, जो दिमाग के अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर से जिसका रिलेशन है। साइकोलॉजिकल, मनुष्य की अपना किसी समस्या को समझने की कैपेसिटी कैसी है और उस पर वो कैसे रिएक्ट करता है। और तीसरा सोशल फैक्टर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सोशल फैक्टर में अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो वो अवसाद की अवस्था में जा सकता है।
तो सर जैसे कोई व्यक्ति है उसे कब पता लगेगा कि उसको साइकियाट्रिस्ट की या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा हमें समझना पड़ेगा कि हर कोई दुख डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन क्या नहीं है ये जानना भी जरूरी है। जी सर। नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा एंग्शियस हो सकते हैं कि ये कहीं डिप्रेशन ना हो गया हो, कहीं मुझे डिप्रेशन ना हो गया हो। किसी एक समस्या को लेके मन का खराब होना नॉर्मल कंडीशन है। मनुष्य रोबोट तो नहीं है, है ना। इमोशंस, हर तरह के इमोशंस होते हैं। दुख भी एक इमोशन है। जी सर। घबराहट भी एक इमोशन है। गुस्सा भी एक प्रकार का इमोशन है। और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में वो आगे बढ़ाता है, लाइफ में आगे लेके जाता है। लेकिन अगर कोई दुख ऐसा हो, हम डिप्रेशन की बात करें तो मैं दुख की बात करूंगा। कोई दुख की वजह से कुछ ऐसा आ जाए कि बाकी एरिया में भी वो दुख घुसने लगे, जैसे नींद का आना बंद हो जाए, भूख लगनी कम हो जाए, चिड़चिड़ाहट आने लगे, नेगेटिव मन में ख्याल आने लगे, अपने आप को लेके गिल्ट की भावना आ रही है जो कि काफी टाइम तक चले जा रही है। ये भावना आ रही है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। इन चीज को बोलते हैं वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। और आगे होपलेसनेस के भी विचार आने लगे कि अब भविष्य में मेरी कोई इस कंडीशन से मैं कभी उबर नहीं सकता। तो ऐसे विचार अगर आ रहे हों, नींद पे असर पड़े, भूख पे असर पड़े, कंसंट्रेशन पे असर पड़े, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आने लगे, ये चीज डिप्रेशन को समझने के लिए ना इंसान को इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये साइन और सिम्टम्स होते हैं। जी सर। और इन साइन और सिम्टम्स को लेके अवेयरनेस या एक्नॉलेज करना चाहिए कि भाई अब तक तो मेरा खान पीन ठीक चल रहा है, नींद ठीक आ रही है, काम में मन भी लग रहा है, चीजों में फोकस भी लग रहा है। अचानक से कुछ दिनों से क्या ऐसा हो रहा है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा है। पुरानी चीजों में अगर मुझे शाम को क्रिकेट खेलना पसंद है तो अब मैं क्रिकेट खेलने में मेरे को मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है। अगर मूवी देखना पसंद है तो उसमें मेरे को मन नहीं लग रहा है। पुरानी जिन चीजों में इंटरेस्ट आता था उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मन हमेशा दुखी दुखी रहता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट आती है और मन में हमेशा एक नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। नेगेटिव का मतलब अवसाद वाले, कि गिल्ट वाले, कि क्या होगा, क्या परेशानी होगी है, मैं कितना दुखी इंसान हूँ, दुनिया में आसपास कितना दुख है, क्या परेशानी है, या किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है। तो उस इंसान को 24 घंटे में या पूरे हफ्ते भर में कभी ना कभी एक महसूस हो सकता है कि यार ये जो चीजें है ना ये मेरे साथ अभी शुरू हुई है। तो उसे उस चीज को लेके एक्नॉलेज होना चाहिए कि हाँ। दूसरी बात, कभी कभी डिप्रेशन में अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सीवियर डिप्रेशन में है तो उसे इन चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसके आसपास वाले लोग जो उसका व्यवहार देखेंगे कि भाई अभी आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहा है या बातचीत नहीं कर रहा है, तो जाके पूछ लें कि भाई क्या बात, हमें आजकल ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा सा उदास महसूस हो रहे हैं। उदास किस टाइप से कोई होता है, किस टाइप उदासी में क्या क्या हरकतें करता है, क्या क्या बिहेवियर होता है, उस चीज को समझने के लिए ना साइकियाट्री जानने की जरूरत नहीं है। जी सर। हर समाज में व्यवहार करने के तौर तरीके होते हैं और हमें मालूम होता है कि इन तौर तरीके से अलग कुछ हो रहा है। दुख में इंसान किस तरह से व्यवहार करेगा, तो ये समाज में साथ रह के समझ में आ जाता है। तो हम अपने आप को रोके ना किसी दूसरे इंसान को ये बोलने के लिए, उसके पास जाने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए कि आप विद रेस्पेक्ट कि हाँ कुछ कैसा लग रहा है, तो आपको ये एक्नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से पता लगा सकते हैं कि डिप्रेशन है। सर जैसे भी आपने सैडनेस की बात करी, तो सर डिप्रेशन में इतना सैड क्यों हो जाता है आदमी? उसको लगता है कि दुनिया खत्म ही हो गई, वो रात भर बिस्तर में पड़ा है, हफ्तों से बिस्तर में पड़ा है, उसे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं मेरे। हाँ, ये पहले इतना सैडनेस क्यों होता है? पहले दिन तो इतना सैडनेस नहीं आएगा। सैडनेस का रिलेशनशिप ना इंसान का ना एक जो दिमाग है ना वो हमेशा किसी ना किसी को कनेक्ट रहता है। और इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं ना, वो एक इंटरनल ड्राइव होती है, ड्राइव टू ग्रो और टू डू समथिंग। जी सर। अंदर से एक उमंग का प्रसार रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे आज किताब पढ़नी है, मजा आ रहा है। दूसरा, मेरे को लोगों से बात करना है या उठ के टहलना है। तो टहलना है, बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, किताब का कनेक्शन हो गया, लोगों से बातचीत करना, ये कनेक्शन रहते हैं। तो ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड विद अदर थिंग्स। हमारा जो दिमाग है वो आसपास की बाहर वाली चीजों से काफी कनेक्टेड रहता है और अपने मन के अंदर की भावनाओं से भी कनेक्टेड रहता है कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे क्या अच्छा लगता है। इंट्रोस्पेक्टिव भी करता रहता है। तो एक तरह से जो कॉन्शियस है ना वो किसी ना किसी से कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो उस कनेक्टेड का प्रभाव बना हुआ है। अगर किसी कारण से वो सारे कनेक्शन टूट जाए ना
तो सोचो वो कनेक्शन टूट गए हैं, अब इंटरनल ड्राइव नहीं है। जी सर। अब वो उस कंडीशन में अवसाद वाले विचार आते हैं। तो मेनली डिप्रेशन का मेनली ये बोलेगा कनेक्शन नहीं है तो डिप्रेशन है, जी। ये भी बोला जाता है। उसकी वजह से फिर और कनेक्शन, क्योंकि कॉज भी सारे ऐसे ही होते हैं, जैसे मान लिया कोई घटना घट गई जिसकी वजह से कोई कुछ काम, किसी इंसान का कुछ काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, अचानक से वो चलना बंद हो गया, कनेक्शन टूट गया। अब वो आगे बैठेगा, उस चीज के बारे में सोचेगा, परेशान होएगा, दुखी होएगा, और ये धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। दुख होएगा, बाकी चीजों में इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट कम होगा, कहने का मतलब इसका असर उसकी नींद पे पड़ेगा, भूख पे पड़ेगा। और इंसान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि डिप्रेशन की वजह से एक होता है ना कि जैसे सोच लो कोई किसी आदमी ने काला चश्मा पहन रखा है, उसे पूरी दुनिया काली दिखाई देगी, है ना। तो डिप्रेशन में नेगेटिव विचार इतने हावी होते हैं कि पास्ट में जो जो नेगेटिव हुआ है उस इंसान के साथ, उसे वो सब याद आने लगेगा कि बचपन में क्या क्या बुरा उसके साथ हुआ है। प्रेजेंट में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी, इवन दो आसपास की जो फूलों के कलर होते हैं ना, वो भी थोड़े से फेड से दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन इतना महसूस नहीं करता इंसान। तो वो नेगेटिव विचार अपने बारे में, आसपास के बारे में और फ्यूचर के बारे में, इसे कॉग्निटिव ट्रायंगल बोलते हैं। जी सर। अपने को लेके गिल्ट भावना आएगी और ऐसा महसूस होएगा कि मेरा कोई वर्थ नहीं है। ये कि दूसरा ये रहेगा कि इस कंडीशन से निकालने के लिए आसपास दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो मेरी मदद कर सके, हेल्पलेस महसूस करेगा। जी सर। और ये बोलेगा ये जो कंडीशन में अभी हूं, मैं जिस वजह से मैं ऐसा दुख महसूस कर रहा हूँ, ये कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं होगा। होप नहीं रहेगी, होप पे तो दुनिया टिकी हुई है। जी सर। और जब होपलेस इंसान हो जाता है तो फिर आगे फिर रहता है इसका अब जीने का कोई फायदा नहीं। सर जैसे आम भाषा में जब हम किसी व्यक्ति को बताते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं या इस तरह की जब बातें होती हैं, तो पहला सवाल लोगों का यही आता है कि क्या ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। तो जो मैक्सिमम जो यूथ है, जनता है, वो डिप्रेशन को ब्रेकअप से क्यों जोड़ देती है? देखो ये आपकी मतलब अभी यूथ में है, यूथ में आपके पास आसपास के इसी टाइप के एक्सपीरियंस होंगे जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग भी इसी तरह से सोचते हैं। एक एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो कुछ कॉमन कॉजेज रहते हैं, जैसे अडोलेसेंट एज ग्रुप में हम रिलेशनशिप की तरफ जा रहे होते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा दो चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी आइडेंटिटी, ईगो आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाना, उसके लिए हम एकेडमिक्स अच्छा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और दूसरा इंटीमेसी, रिलेशनशिप बनाना। और इन दोनों चीजों के लिए हम घर से बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्टेप होता है दोनों। किसी नई जगह जाके पढ़ना, नए दोस्त बनाना इतना आसान काम नहीं होता। रिलेशनशिप में जाना इतना आसान काम नहीं होता। और इस एडोलेसेंट एज में हार्मोन भी एकदम पीक पे होता है। जी सर। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है और रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत होता है। तो इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होता है, चाहे भले ही स्टार्टिंग में कोई पहली चीज क्यों ना हो, पहला जॉब, पहले नया नॉवल, पहला अच्छा गाना, इसी तरह कोई रिलेशनशिप उसे अटैच बहुत जल्दी होता है। गाना नॉवल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हर एक इंसान अपनी तरह से जीने के लिए फ्री है। जी सर। जब उसके हिसाब से वैसा वो कनेक्शन आगे नहीं बन पाता है, मैंने कहा ना ये कनेक्शन को टूटने वाली बात है। जब ब्रेकअप होगा, वो इंटेंस पहले से ही इतना था, जब वो ब्रेकअप होगा तो फिर काफी इस समय काफी डिवेस्टेटिंग फीलिंग होता है। इस एज में ये ज्यादा रहता है। आप 30+ हो जाओगे तो फिर ब्रेकअप वाली डिप्रेशन तो 30+ भी है, 40+ भी है, 50+ भी है। जी सर। उस एज में कारण अलग अलग है। और दूसरा, हाँ, सब्सटेंस, अगर इसी एज में सबसे पहले हो सकता है कि किसी ड्रग्स की तरफ कोई स्टूडेंट जाए, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जाने के बाद में कारण बढ़ जाता है। लेकिन हर एज में कारण अलग अलग होते हैं। इस एज में सब्सटेंस, रिलेशनशिप इश्यूज, बल्कि करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बेरोजगार है उससे पूछो, सही बात है ना। तो इस एज में क्योंकि अपने आप को बनाना होता है, तो ये काफी ज्यादा इन चीजों को लेके मद्दा रखना पड़ता है। सर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, कोई भी जब थोड़ा एक एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, तो उसे हम लोग सोचते हैं कि कुछ भूत प्रेत लग गया है इसको, या ऊपरी हवा लग गई। उसके बाद फिर हम उसको मंदिरों में लेके जाते हैं, बाबाओं के पास ले जाते हैं, तंत्र मंत्र सब कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमें लास्ट में याद आता है कि यार इसको हॉस्पिटल दिखाना है करके। तो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास तक आने में इतना समय क्यों लग जाता है, और उसकी जो भरपाई होती है वो कौन करेगा? देखो, पहली बात, ये डिप्रेशन नहीं होता जो आपने सिम्टम बताए, इसे हम ट्रांस एंड पोजिशनल डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है।
अलग अलग कल्चर में वैली करता है, कल्चर का भी रेस्पेक्ट है, हर चीज साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होती। लेकिन इतना देर क्यों लग जाती है, वो यही है कि आज की डेट में अब अवेयरनेस बढ़नी शुरू हुई है। अब कॉलेज का स्टूडेंट, स्कूल का स्टूडेंट मेंटल हेल्थ डे पे अपना स्टेटस लगाता है ना, और इस चीज को वो छुपाता नहीं है कि मेंटल हेल्थ मैटर्स। इस चीज के बारे में स्टूडेंट काफी बात करते हैं, काफी सेंसिटिव है। जी सर। लेकिन अभी भी अगर वही प्रॉब्लम खुद को हो तो बताने के लिए अभी भी स्टिग्मा ही रहता है, क्योंकि ये बात दिमाग से रिलेटेड है, तो थोड़ा स्टिग्मेटाइज तो है ही चीजें। पहली बात अवेयरनेस कम है, और दूसरा थोड़ा टैबू है सोसाइटी में। लेकिन धीरे धीरे एक होपफुली अब आजकल ऐसा हो रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आया कि ये टैबू सिर्फ एक हवा है, और इसका सीधा सीधा इतना ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा साइकियाट्रिस्ट के पास भी सीधा आने की जरूरत नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास जी सर, या अपने फ्रेंड के पास, बल्कि ये लोग बात करते भी हैं। कोई अगर परेशान है ना, सबसे पहले अपने बड़े भाई को या दोस्त को बताता है। जी सर, है ना, तो कहीं ना कहीं वो थेरेपी वाले साइको सोशल फैक्टर कहीं ना कहीं वो एड्रेस हो जाते हैं, और अपने मन की बात बता के इंसान हल्का महसूस कर रहा है। आज की डेट में अगर इस टाइप से माहौल अगर बढ़े कि हमें बातचीत करने के लिए कोई अवेलेबल ना हो, जी, हम दोस्तों से, भाइयों से, फैमिली वालों से बातचीत करना अगर बंद करें, तो जब भी प्रॉब्लम तो आएगी, लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, अगर शेयर करने की आदत छूट गई ना, तो फिर वो परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जो उसी स्टेज पे एक बड़ा भाई आके या कोई और आके समझा सकता है, थोड़ी सपोर्ट कर सकता है, धीरे धीरे उस बच्चे की गाड़ी आगे चल सकती है। अगर वहां कोई नहीं मिला तो फिर वो गलत रास्ते जा सकता है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ सकता है, गलत चीजें कर सकता है, सब्सटेंस की तरफ, सब्सटेंस का कहने का मतलब ड्रग्स, एल्कोहल की तरफ जा सकता है। तो जब जाएगा तो उस चीज में फिर डबल नुकसान है, डिप्रेशन ठीक नहीं होएगा और एल्कोहल पीने की बीमारी और लग जाएगी। जी सर। तो सर, जैसे आप साइकियाट्रिस्ट हैं और डेली आप पेशेंट्स के साथ आपका मतलब वास्ता होता है, कनेक्शन होता है, तो सर जो मेजॉरिटी आपके पास पेशेंट आते हैं वो किस तरह के पेशेंट आते हैं? साइकियाट्री में जो हमारे पास तक पहुंच रहा है वो पहले ही बहुत परेशान है, वो कई जगह दिखा चुका है, तो सीवियर केसेस ही ज़्यादा आते हैं। इसमें हेडेक, क्रोनिक बॉडी पेन, बहुत टाइम से शरीर का नसों का पुराना दर्द, नींद का ना आना, डिप्रेशन से रिलेटेड, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, कि अचानक से क्लास में अगर मैं किसी के सामने बोलना शुरू करता हूँ, आंसर देने लगता हूँ, तो पैनिक होने लगता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है, कानों में एकदम बिल्कुल घंटियां सुनाई देने लगती है, हाथों पैरों में पसीना छाने लगता है, और ये अचानक से बहुत जल्दी और एक साथ होने लगता है, इसे पैनिक बोलते हैं। जी सर। ऐसे केसेस, ट्रॉमा के केसेस, ट्रॉमा के बाद नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, किसी ने कुछ अनहोनी किसी के साथ देख ली, ऐसे केसेस, सब्सटेंस के केसेस, एल्कोहल एडिक्शन, ओपियोइड एडिक्शन, स्मैक एडिक्शन, तो साइकियाट्री में तो बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो मैंने आपको 1/4 ही बताए। जी सर। स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसे हम आम बोलचाल में आवाज़ का सुनाई देना ये बोलते हैं। पागलपन हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर, ये कंडीशन आती है। ओसीडी कंडीशन है कि इंसान बार बार हाथ धोता है। जी सर। है ना, बार बार चीजों को चेक करता है, इतना चेक करता है, इतना हाथ धोता है कि डेली के रूटीन नहीं कर पाता, हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं धो, तो बहुत केसेस आते हैं। सर कोई सुसाइड वाला डिपेंड करता है कि कंडीशन किसी भी साइकियाट्रिक इलनेस में माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड केसेस में काउंसलिंग से या फिर पेशेंट आता भी नहीं माइल्ड केसेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो ठीक हो जाता है। इसलिए साइकियाट्री में ना डिसऑर्डर बोलते हैं, डिजीज नहीं बोलते हैं। चीजें ऑर्डर में नहीं है, काउंसलिंग से, मेडिसिन से चीजें ऑर्डर में आ जाती है, तो जिंदगी सही चलने लगती है। सर सुसाइडल केस भी आते हैं आपके पास? सुसाइडल केसेस भी आता है। तो सर जैसे कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति है, वो जब वो सुसाइड कर रहा होता है तो उसके माइंड में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, क्या चलता है उसके दिमाग में? सुसाइड का मोस्ट कॉमन कॉज डिप्रेशन है, लेकिन ये नहीं है कि डिप्रेशन ही एक कॉज है। साइकोसिस भी सुसाइड के कॉज होते हैं, और कभी कभी इम्पल्सिविटी भी सुसाइड का कॉज होते हैं। तो मोस्ट कॉमन हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन में मैंने आपसे एक बात करी थी, होपलेसनेस वाली। जी सर। जब कभी ये लगने लगे ना कि जिस कंडीशन में, जिस दलदल में फंसा हुआ हूँ वो कभी ठीक नहीं हो सकती, फ्यूचर में भी नहीं हो सकती, तो इंसान सोचता है कि जीने का कोई फायदा नहीं है, और सुसाइड का फिर वो सुसाइड इज प्लानिंग रहती है, फिर वो प्लानिंग करता है, फिर ये सोचता है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो फायदा नुकसान क्या होगा। और काफ़ी चीज़ें सुसाइड से बचाती भी हैं, कि सुसाइड करना पाप है या फिर इंसान नरक में जाएगा। इस तरह की जो धार्मिक चीज़ें होती हैं वो सुसाइड को रोकती भी हैं।
और सारे बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं। आदमी अपना नफा नुकसान देखता है, कभी कभी गुस्से में सुसाइड करता है किसी चीज को किसी इंसान को समझाने के लिए। देख, ऐसे भी बहुत बहुत होते हैं कि देखो मैंने कर लिया, तुम समझे नहीं थे। तो कई टाइप के, लेकिन सारे के सारे ख्याल ये दुख, डिप्रेशन, कनेक्शन का लूज होना। उस कनेक्शन के लूज होने के बाद इंसान नेक्स्ट स्टेप क्या उठाता है? क्या वो गुस्सा करता है कि कनेक्शन लूज हो गया? क्या वो डरता है कि जिंदगी में अब मैं अकेला रह जाऊंगा? या वो खुद को गिल्ट महसूस करता है कि नहीं मेरी ही गलती थी? तो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। उस इंसान वो किस तरह सोचेगा आगे, वो उसकी परवरिश पे डिपेंड करता है कि आज तक वो कैसा सोचता रहा। कुछ इंसान होता है ना कि हर चीज बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं। जी सर। कुछ ये होता है नहीं तुम्हारी गलती थी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, अपनी गलती वाले मानने वाले बुरे हैं या दूसरी की गलती मानने वाले बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं इसे साइकोलॉजी के अंदर लाता हूँ कि हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग है ना, उसी हर इंसान के सोचने का तरीका अलग है। क्यों तरीका अलग है? क्योंकि हर इंसान की अपब्रिंगिंग और जेनेटिक्स अलग अलग है। कोई भी दो इंसान एक तरीके से नहीं पल सकते। सबका अपना चीजों को ग्रहण करने का तरीका अलग है, और सबका भले ही सब एक ही इन्वायरमेंट में हो, एक ही स्कूल में जा रहे हो, लेकिन किस तरह चीजों को कैसे देखते हैं तो अलग अलग है। तो इंडिविजुअल इंसान डिप्रेशन में, अगर डिप्रेशन की बात करें तो क्या सोच के सुसाइड की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन कॉमन कारण यही है कि अगर होपलेसनेस हो जाए, अगर होप ना बचे जिंदगी में कभी किसी के, अगर किसी को होप दे देना तुमने तो उसे जिंदगी दे दी। जी सर। अगर किसी को ये लगे ना ये चीज ठीक हो सकती है तो फिर वो नहीं जाएगा सुसाइड। साइकोसिस होता है, एक साइकोसिस में क्या होता है कि आवाजें आती हैं, ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है कि छत से कूद जाओ, छत से कूद जाओ, छत से कूद जाओ, या ऐसी आवाज आती है कि कुछ कर लो, गोली खा लो, ये खा लो। तो वो साइकोसिस की वजह से होता है। वो व्यक्ति कर भी लेता है, वो कर भी लेता है treatment क्योंकि ना वो मिले तो। आवाजें आने का कहने का मतलब है कोई इंसान नहीं बोलता, उसके मन की ही बातें उसे आवाज के तरीके में सुनाई देती हैं, जो कि एक बीमारी है जिसे साइकोसिस, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन बोलता है। सर ऐसे क्या करें कि वो सोसाइटी तरफ ना जाए? कौन सा वाला? डिप्रेशन डिप्रेशन वाला। अगर सुसाइड तक बात पहुंच गई तो डिप्रेशन सीवियर हो गया। सीवियर से पहले मॉडरेट, माइल्ड भी रहा होगा। और उस समय शुरू में कहा ना प्रिवेंशन इज क्योर, कि शुरू में हम देखें, एक्नॉलेज करें कि भाई अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, मन दुख है, चाह के भी खुश नहीं हो पा रहा है, 1-2 हफ्ते ज्यादा हो गया है कि क्लास जाने का ही मन नहीं कर रहा है, शाम को सोता हूँ, सोचता हूँ कि कल ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, लेकिन सुबह उठ के एनर्जी नहीं लग रही है, मन में नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो रहा है। तो इसी स्टेज पे अगर एक्नॉलेज कर लें और किसी से कंसल्ट कर लें या डिस्कस कर लें, चाहे वो अपना हितैषी हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो बेहतर है कि सुसाइड तक बात में, सुसाइड अटेम्प्ट तक, इसे सुसाइडल आइडिएशन बोलते हैं। सुसाइड की आइडिया आने लगे, इंसान ये भी अवेयर हो सकता है कि यार अब तो मुझे सुसाइड की आइडिया। बहुत से पेशेंट तब भी आते हैं हमारे पास जब उन्हें लगता है कि अब कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अब मेरे को सुसाइड के ख्याल आने लगे। तब वो आता है इमरजेंसी कंडीशन में कि भाई ये अब तक तो मैं सहन कर पा रहा था, लेकिन ये चीज मेरे बस की नहीं है, ये ख्याल आने, अब आप मेरी हेल्प कीजिए। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से बात करने के लिए आप फ्री हो। जी सर। तो सर क्या जो ये डिप्रेशन है कोई केमिकल लोचा है क्या? केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से सब होता है? केमिकल लोचा काफी कॉमन वर्ड है, वो पिक्चर के बाद आया है। जी सर। मैंने कहा ना इसके 3 कॉज हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो साइको सोशल कॉजेज ज्यादा हैं, लेकिन एक एंडोजिनस डिप्रेशन भी होता है एक टाइप का, कि जिससे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कुछ जेनेटिक कॉज हैं कि एक साथ उम्र के बाद 17, 18, 19 के बाद धीरे धीरे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी कमी होनी शुरू हो गई है। वो रिसेप्टर लेवल पे, न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर जेनेटिक लेवल पे वो वीक हो गया है, डाउन रेगुलेशन हो गया उनका, वो सब, तो उसे केमिकल लोचा हम बोल देते हैं। तो वो उसका सिर्फ एक कॉज है जो कि एंडोजिनस डिप्रेशन में होता है, और बायोलॉजिकल कॉज में भी वो चीज आती है। तो एक तरह से केमिकल लोचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केमिकल लोचे का मतलब ये नहीं है कि वो लोचा ठीक नहीं हो सकता, उसे इतना बड़ा मत समझिए, वो भी दवाई से ठीक हो सकता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी कमी महसूस हो रही है वो दवाई के माध्यम से देते ही हैं, कुछ महीने कोर्स चलता है, केमिकल लोचा ठीक हो जाता है। तो सर क्या डिप्रेशन क्यूरेबल है? 100% क्यूरेबल है। तो सर लंबे समय तक बट दवाई तो चलती है, अगर कोई क्यूरेबल है। डिप्रेशन कोई ऐसे लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग डायग्नोसिस कभी नहीं बनता डिप्रेशन का। बहुत ही रेयर केस हो गया कि जिंदगी भर का डायग्नोसिस बन गया। डिप्रेशन एपिसोडिक ही होता है। एपिसोड का मतलब 6 महीने का एपिसोड आएगा, 3 महीने का एपिसोड आएगा, उसके बाद
जिंदगी बदलेगी। जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो डिप्रेशन भी चेंज होता है। प्रॉब्लम तब है कि वो 6 महीने क्या बंदा सरवाइव कर पाएगा, ये तो ना हो जाए 3 महीने के अंदर सुसाइडल ख्याल आने लगे, या 3-4 महीने ही ऐसा हो जाएगी करियर ही, क्योंकि कहीं कंसंट्रेशन नहीं लग पाया, कुछ नहीं लग पाया कोई अच्छा। और कभी कभी जिंदगी में ना कुछ ऐसे मुकाम होता है, ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। डिप्रेशन की वजह से वो पीछे छूट गया तो परेशानी आ जाएगी। फिर डिप्रेशन तो पता चला ठीक हो गया, लेकिन वो गिल्ट में हमेशा रहेगा कि यार काश मैंने उस समय कुछ कर लिया होता। तो ऐसे केसेस भी बहुत होते हैं। तो इसलिए सवाल क्या था आपका? तो सवाल ये था कि क्या क्यूरेबल है? क्यूरेबल, हाँ क्यूरेबल है, क्यूरेबल है। एपिसोडिक होता है और एक एपिसोड, उसके एपिसोड के अंदर क्योर हो जाता है। जैसे जैसे इसका कारण मैंने 3 बताया ना, बायोसाइकोसोशल, तो क्योर भी बायोसाइकोसोशल ही है। इसे होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं। बायोलॉजिकल वो जो केमिकल लोचा है उसके लिए दवाइयाँ देते हैं जी। साइको सोशल के लिए काउंसलिंग थेरेपी करते हैं, और सोशल सपोर्ट के लिए प्रेरित करते हैं मनुष्य को कि अपने सोशल सपोर्ट को, अपने सिस्टम को मजबूत बना के रखें। अगर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस है ना, स्ट्रेसफुल लोग हैं, तो उसी की जिंदगी में सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं। उसे वो ढूंढने की जरूरत है कि ये कौन है, या उन्हें बनाए रखने की जरूरत है। तो सर कई लोग कहते हैं कि आम जनता कहती है कि कुछ कहते हैं कि दवाई से ठीक हो जाता है, कुछ बोलते हैं कि थेरेपी लेनी पड़ती है इसके लिए। तो क्या दोनों ही सही होती है पेशेंट के लिए, या फिर क्या करना पड़ता है उसके लिए? ये मैनेजमेंट पे बात आ गई। मैनेजमेंट से पहले असेसमेंट की जरूरत है। अगर माइल्ड मतलब मध्यम प्रकार का डिप्रेशन है जिसमें सुसाइडल आइडिएशन नहीं है, तो थेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है जी। अगर डिप्रेशन सीवियर हो गया है तो थेरेपी प्लस मेडिसिन ये बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। तो माइल्ड मॉडरेट में थेरेपी ज़्यादा, मेडिसिन कम। अगर मेडिसिन चला भी रहे हैं तो कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों की और कम डोज में चला सकते हो। सर आदत तो नहीं लेकिन लगती अगर दवाइयों की? नहीं, दवाइयों की आदत नहीं लगती है। दवाइयों का कोर्स लंबा चलता है लेकिन आदत नहीं लगती है। अगर वो 6 महीने का कोर्स है तो 6 महीने दवाई खानी होगी, और साथ साथ दवाई खा के हम कौन से फैक्टर को ठीक कर रहे हैं? बायोलॉजिकल। हाँ, अगर साथ में साइकोसोशल फैक्टर खराब, उन्हें भी ठीक करना जरूरी है, जिसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अपने सोचने के तरीके को भी ठीक करना जरूरी है। अगर कोई इंसान हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है और हमेशा उसे नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है किसी भी चीज में, तो वो काउंसलिंग के माध्यम से उसे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लानी होगी। वो तरीका सोचने का, समझने का चेंज करना होगा, तभी तो आगे जाके ऐसा नहीं है किसी की लाइफ में परेशानी ना आए। जिंदगी का नाम परेशानी और खुशी दोनों ही है। अगर खुशी आती है तो परेशानी भी आती है। परेशानी में वो अपने आप को इतना ज्यादा डीमोटिवेट खुद ही ना कर ले अपनी सोच को, तो अपनी सोच पे काम करना, मोटिवेटेड फील करना, पॉजिटिव फीलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, ये बहुत जरूरी है। इसे साइकोलॉजिकल थेरेपी बोलते हैं। जी सर। तो सर जैसे आपके पास पेशेंट्स आते रहते हैं, तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कुछ बदलाव आए हों और अब वो ठीक हो गया हो, ऐसे कोई स्टोरी? बहुत अब पेशेंट तो मेरे पास ही नहीं, हर कोई भी मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट है या पेशेंट जब आके बताता है कि अब मेरी जॉब लग गई है, या इस दवाई की वजह से, काउंसलिंग की वजह से मुझे फ़ायदा हुआ, मैंने 4 लोगों से बात भी करी और अब मैं ये काम कर पाता हूँ, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। कुछ पेशेंट आके बड़ा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं, हमारे भी आंखों से। तो ये तो मैं वही कह रहा, इसे मेरे साथ नहीं होता। जो भी उस भावना के साथ वहाँ मरीज को देखने के लिए बैठा हुआ है, हर डॉक्टर हो या फिर हर कोई अच्छा इंसान, किसी को अगर अब किसी दोस्त को ही ना, अगर आप सोचो कोई किसी का दोस्त ही उससे बात सुने, थोड़ा सपोर्ट करे, कल के दिन वो कितना, उसे खुद ही कितना अच्छा लगता है। वो आके जब बोलता है कि यार तेरी वजह से मेरे को इतना फायदा हुआ है, एक एग्जाम ही अगर पास करा देगा कितना अच्छा लगता है। सही बात है ना? तो वो तो खुशी होती है, क्यों नहीं होती, बहुत खुशी होती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसी कंडीशन में अभी जैसे एक पूरी फैमिली है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी मुक्कू मठ की फैमिली है, पांचों के पांचों परिवार में 3 बेटियां हैं, एक भाई है, एक मदर है, पांचों को ही साइकोसिस है। तो हम जाके दवाई दे के आ रहे हैं, अब देख रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो, एक दिन अच्छा लगेगा। जी सर, होप सो कि वो भी ठीक हो। सर जैसे जो व्यूअर्स हैं मेरे, या जो भी दुनिया में कहीं भी जो व्यक्ति डिप्रेशन से लड़ रहा है या मेंटल हेल्थ से लड़ रहा है, सर उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ क्यूरेबल है, और
कनेक्शन बहुत जरूरी है, इंसान का इंसान के साथ कनेक्शन। आप मन की बात बांटें, और हम हर किसी से अपने मन की बात बांट नहीं सकते हैं। हमें डर लगा रहता है कि ये इंसान हमारी बात सबको बता तो नहीं देगा। तो अपने हितैषी से वेल विशर रखें अपने पास, अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग रखें, पहली बात। दूसरा, अगर आपको कभी ये लक्षण लगे कि घबराहट बेचैनी हो रही है, या गुस्सा आ रहा है बिना मतलब के, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं लग रही काम करने में, ये मेन पॉइंट है, फोकस नहीं बन रहा है किसी चीज़ का, तो इन्हें एक्नॉलेज करें, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें बहुत टाइम तक। अगर आप सीधे किसी एक्सपर्ट से सलाह भी नहीं लेना चाहते, थोड़ा लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करें, समझें कि ये किस वजह से हो रहा है, क्या किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो उस स्ट्रेस पे ध्यान दें। जिंदगी नहीं तो ऐसी चलती रहेगी, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, और आगे जाके स्ट्रेस की वजह से ही आजकल सबसे ज़्यादा क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कारण स्ट्रेस ही है, जिसे हम डिप्रेशन एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ओल्ड एज में आप जिसे हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज बोलते हैं, तो ओल्ड एज में हाइपरटेंशन डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस ही है। तो आप उस कंडीशन को आने ही मत दें, एक्नॉलेज करें शुरू में। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई वेल विशर ऐसी कंडीशन में है जो खाना नहीं खा रहा ढंग से, या जिसे नींद ढंग से नहीं आ रही है, जो चिड़चिड़ा हो रहा है, जो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, अकेला अकेला महसूस करता है, बातचीत ज़्यादा नहीं करता है, तो जाके एक बार बातचीत कर लें उससे, कोशिश करें कि वो एक तरह से ना, एक संवाद का एक तरीका होता है, रैपो स्टेब्लिश करना जिसे बोलते हैं, कि जब एक बार वो आपका हो जाएगा, विश्वास करेगा आप पे, तो मन की बात बताएगा भी। इतना करें, अपना कम से कम सुनने वाली कैपेसिटी को हमेशा नॉन जजमेंटल बना के रखें, ऑनेस्ट रखें, और एम्पैथी रखें एक दूसरे के लिए, कि भाई इंसान इंसान से जुड़ा हुआ है, इतना दूर मत कर दे एक दूसरे को कि डिप्रेशन हो जाए। जी सर, धन्यवाद। तो साथियों, अभी सर ने हमें इतनी सारी बातें बताई, डॉक्टर मोहित सैनी ने। सर आप साइकियाट्रिस्ट हैं HNBGU बेस हॉस्पिटल में। तो साथियों, सारी हमने डिप्रेशन के बारे में बात करी, और इतनी सारी बातें आपको पता चली, और एट लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आप ही की तरह फाइट कर रहे हैं, चुपचाप फाइट कर रहे हैं अंदर से, बिना किसी को कुछ बताए। तो फाइट कीजिए और एक बेहतर लाइफ की तरफ बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू गौरव। थैंक यू साथियों, नमस्कार। नमस्कार।